नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में धमधा क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के बेहोश होने से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां लगभग 15 बच्चों का इलाज किया गया। वहीं 3 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा रेफर किया गया। ग्राम पेंड्रावन के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रेयर के दौरान कुछ बच्चे बेहोश होकर गिर गए। वहीं क्लासरूम में आने के बाद इन बच्चों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं उनके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर अपने बच्चों का हालचाल जाना। सरपंच रेखचंद साहू भी पहुंचे, जिसके बाद इसकी शिकायत ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर धमधा से की गई है। सूचना मिलते ही बीएमओ डॉक्टर के.एस. ठाकुर ने तुरंत डॉक्टरों की टीम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्रधान पाठक दुर्गेश्वरी साहू का कहना है कि बच्चों ने घर से भोजन शायद नहीं किया था, जिसके चलते उन्हें चक्कर आया। प्रेयर के दौरान बेहोश हो गए। क्लास में ये संख्या बढ़ गई है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत ठीक है। वहीं परिजनों ने बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं रखने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग की है। सर, बच्चे जो है स्कूल पहुँचे और जैसे ही स्कूल पहुँचे बच्चों को अचानक से चक्कर आ गया और बच्चे जो है घर से खाना खा के नहीं आए थे शायद, और पहले से फीवर था बच्चों को, पहले से बुखार था और बुखार के कारण शायद सर प्रेयर में उस समय तो 2-3 बच्चों को चक्कर आया था प्रार्थना के समय। उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चे जब क्लास में गए, क्लास से फिर एक तो बच्चों को आगे चक्कर, बुखार, सिर दर्द ऐसे करके, तो पूरे बच्चों को चक्कर नहीं था, कुछ बच्चों को ही चक्कर जी। अभी ठीक है सर, सभी बच्चे ठीक हैं और सभी बच्चे यहाँ सिर्फ 3 ही बच्चे जो खास से केंद्र में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पितृपक्ष में लोग अपने पितरों के तर्पण कर रहे हैं, साथ ही दान पुण्य का सिलसिला भी जारी है। वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले के रामनगर मुक्तिधाम में 40 से ज्यादा ऐसे ज्ञात अज्ञात दिवंगत हैं, जिनकी अस्थियां 20 साल से पहले से लेकर अब तक मुक्तिधाम में रखी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। ग्रैंड न्यूज ने कुछ दिन पहले खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब इन अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित करने दिव्य ज्योति सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है। इसे लेकर कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। दरअसल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार व्यक्ति के अमृत होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों का संग्रहण कर मुक्तिधाम में रखा जाता है, जिसके बाद उसकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार गंगा जी में विसर्जित करता है। तो जो कोई गंगा जी नहीं जा सकते, वे लोग स्थानीय नदियों में ही प्रवाहित करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि अस्थि कलश के विसर्जन के बाद ही मृत आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यकीन मानिए, दुर्ग जिले के रामनगर मुक्तिधाम में अब भी 41 कलश ऐसे पड़े हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति के परिजनों ने अब तक इनका अस्थि विसर्जन नहीं किया है, जिसके कारण अब रामनगर मुक्तिधाम की अलमारियां भी इन अस्थि कलश से भर चुकी है। आपको बता दें कि रामनगर मुक्तिधाम में वर्षों से विसर्जन के लिए रखे गए लोगों के दिवंगत परिजन की अस्थियां उनका इंतजार अभी कर रही है, लेकिन शायद परिजन अस्थियां रखवाकर या तो भूल गए हैं या फिर खुद विसर्जन नहीं करना चाहते, जिसके चलते अस्थियों के सुरक्षित रखरखाव की जिम्मेदारी में लगे लोगों के लिए अब इन अस्थियों का अंबार सरदर्द साबित हो रहा है। नतीजतन नगर निगम प्रशासन ने ऐसे लोगों को चेतावनी पत्र जारी किया है कि वो अपने दिवंगत परिजन की अस्थियों ले जाएं। संस्था को देकर विसर्जन करवा दी जाएगी। वही बताया जा रहा है कि दाह संस्कार के पश्चात मृतकों के अस्थि कलश को विधिवत विसर्जन हेतु परिजन लेकर जाते हैं, लेकिन कई परिजन कुछ दिन बाद आते हैं, इसलिए अस्थि को मुक्तिधाम के लॉकर में सुरक्षित रख दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों से बहुत से मृतक के परिजन अस्थि लेकर नहीं गए, जिसमें से कई अस्थि कलश तो 2008 के भी पहले के हैं। जो अस्थि कलश अभी अपने मुक्ति की बात जो रहे हैं, मुक्तिधाम के केयरटेकर कृष्णा देशमुख का कहना है कि सुपेला मुक्तिधाम में 40 अस्थि कलश रखे हुए हैं। इनमें से 15 अस्थि कलश साल 2004 से पहले से लेकर 2020 तक के हैं। अस्थियां जो है, मेरे पास जो अस्थियां हैं उसमें कुछ रिकॉर्डेड है, वो 2004 के एक है, उससे पहले की भी हैं जिसमें उसमें डेट वगैरह लिखा नहीं हुआ है। और 24 अस्थि कलश जो रखी उसमें नाम है, कुछ में तारीख लिखा है, कुछ में तारीख नहीं लिखा हुआ है। किसी का पति का नाम मिसिंग है। और 17 अस्थि कलश जो है वो तो बिल्कुल ब्लैंक है, समझ लीजिए, कोई नाम वाम नहीं है, ना कब का रखा है, कैसा है, ये सिर्फ जानकारी नहीं है। हम लोग नगर निगम जो है यहाँ पर 2008 में लकड़ी योजना जब चालू हुई तब से आई है, उसके पहले का ही है अस्थि जो है, कुछ अस्थियाँ जो है। लोगों से यही अपील करते हैं, कुछ जिन लोगों का नाम जो दिया हुआ है वो आके ले जाए। अभी एक दिव्य ज्योति संस्था है, वो उसकी डिमांड की है विसर्जन करने के लिए, जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विसर्जन करें, ऐसा करके आवेदन वगैरह दिया हुआ है।
उसके संदर्भ में अभी पेपर वगैरह में दिया है, आज का पेपर में दिया हुआ है। ये लगभग 20 साल मान लीजिए, 2004 का लिखा हुआ, तो अब 23 और लगभग 20 साल मान लो। दिव्य ज्योति सेवा समिति के प्रमुख मदन सेन ने बताया कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। अस्थि कलशों के विसर्जन के लिए आयुक्त से अनुमति मांगी गई है। उनके आदेश के बाद तत्काल प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्थियों का पूरे विधि विधान से और हिंदू रीति रिवाज से विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए तीर्थ राजिम और शंकर दरगाह का विकल्प रखा गया है। इसके लिए साल 2014 से ही मांग की गई थी, लेकिन निगम प्रशासन ने दिवंगतों के परिजनों को एक बार सूचना देने का प्रयास करने की बात कही थी। जी, दिव्य सेवा समिति के माध्यम से हमने अपील किया है कि जो अस्थियां मुक्तिधाम में रखी गई है, मैंने इसको 2014 से मांग कर रहा हूं। वहां पे अस्थियां लगभग 40 अस्थियां रखी हुई है और जो परिजन नहीं लेके गए हैं उनका विधिवत हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका विसर्जन हो जाए, ऐसा मेरा मांग था 2014 से। चूँकि अभी दिव्य ज्योति सेवा समिति के माध्यम से पुनः आवेदन लगाया था, जिस पर कमिश्नर साहब ने उसमें संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेने के बाद में वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है। मात्र अनुमति पत्र हमारे को जैसे ही मिले, पितृपक्ष चल रहा है और हम इस पितृपक्ष में उसे विसर्जित करने के लिए दिव्य ज्योति सेवा समिति के माध्यम से हम जा रहे हैं। इस समिति के माध्यम से हम लोग तय किए हैं कि राजिम है और एक नागगांव के आसपास में और ऐसा स्थान है, तो हम 2 स्थान चयन किए हैं, उसमें एक स्थानापन उसमें लेके जाएंगे। पत्रकार के माध्यम से पत्र की ये पता चला था कि ये जो अस्थियां हैं कई वर्षों से रामनगर मुक्तिधाम में रखा हुआ है। किसी कारणवश परिवार के लोग इस अस्थि को ले जा करके इसका विसर्जन नहीं कर पाए हैं, तो हमारी समिति के ने काफ़ी प्रयास करके कि भाई जो अस्थियां रखी हुई है उस अस्थियां का विधिवत पूर्वक इसका विसर्जन किया जाए। हमारे समिति के प्रमुख जो प्रशासनिक कार्य को देखते हैं भाई मदन सेन जी, इस विषय में काफ़ी दिनों से अपना प्रयास में लगे हुए थे। चूँकि अब जा कर के वो समय आया है कि विधिवत पूर्वक उस अस्थियां को समिति के द्वारा विसर्जन की तैयारी की जा रही है। तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जिन भी परिवार इस अस्थि को किसी भी कारणवश नहीं ले जा पाए हैं, वो भी अगर इस चैनल के माध्यम से सुन ले या जानकारी मिले तो वो हमारी समिति में सम्मिलित हो करके इस कार्यक्रम में आए और जो भी इसका कार्यक्रम को करने की जो जिम्मेदारी है वो दिव्य ज्योति सेवा समिति ने ली है। तो उन परिवार को भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा कि वो आ करके हमारी समिति से जुड़ करके विधिवत पूर्वक वो भी इस कार्य को करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव 254 किलोमीटर प्रगति यात्रा खत्म होने के बाद आज सेक्टर 5 में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि टाउनशिप में रहने वाले लीज धारकों के लिए मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा दिया गया है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, दुर्ग कलेक्टर द्वारा बीएसपी को लिखे गए पत्र में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेकर पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार ने सेल भिलाई स्टील प्लांट को संयंत्र लगाने के लिए निःशुल्क जमीन दी थी, इसलिए जिस जमीन का इस्तेमाल प्लांट हित में नहीं किया जा रहा है वो वापस ली जाएगी। जमीन को फ्री होल्ड कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विधायक ने कहा, बीएसपी के लीज एग्रीमेंट के घरों में रहने वालों के लिए खुशखबरी है, फ्री होल्ड हो जाएगा। आने वाले समय में ये कार्य पूरा होगा। बीएसपी से जमीन वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। 4400 मकान में लीजधारी रह रहे हैं। नॉन कंपनी पर्पस की जमीन निःशुल्क वापस करने की बात है। कलेक्टर ने पत्र बीएसपी को भेज दिया है। बिजली बिल हाफ योजना के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसी महीने से लोगों को लाभ मिलने लगेगा। राज्य सरकार अपना अंशदान अदा करेगी। सेक्टर 2 तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य के बारे में जानकारी दी। राम वन गमन आदि की झलक यहाँ देखने को मिलेगी। प्रगति यात्रा का समापन हो चुका है। 250 किलोमीटर की प्रगति यात्रा का हम लोगों ने निर्णय लिया था। मुझे लगता है 250 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा चल लिए, सब जगह गए। जो पहले हम लोगों ने कामों का चिन्हांकन किया था, जो पुराने दौरों में लोगों ने बताया था, उन कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। नए काम जो त्वरित किए जा सकते हैं उनको भी नोट आउट किया गया। फर्दर जो आने वाले समय के लिए जो दृष्टिकोण या योजना बनानी चाहिए क्षेत्र के लिए, उसका भी अध्ययन हो गया। तो इस तरीके से हर एक विषय को जिम्मेदारी से देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रगति यात्रा भिलाई की प्रगति का प्रतीक है और
आपको मैं बताना चाहता हूँ, भिलाई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ये आप सबकी नज़रों में भी दिख रहा होगा। और भिलाई लगातार बढ़ता हुआ शहर है। ये शहर ऐसा शहर जो पिछले समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खो रहा था, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड जो है उसको पूर्ति नगर निगम के द्वारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले समय में जो हाउस लीज एग्रीमेंट बीएसपी और हितग्राहियों के बीच में हुआ था, उसका रजिस्ट्री के बाद अब हम आगे के स्टेप पे आगे बढ़ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा बीएसपी को नोटिस भी दिया गया है कि ये जो ज़मीन नॉन कंपनी एक्ट के तहत इस्तेमाल की गई थी, बीएसपी ने उन ज़मीनों को वापस राज्य शासन लेगा। उन ज़मीनों का वापस अधिग्रहण होने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, हज़ारों परिवारों को लाभ होगा और नियमितीकरण और फ्री होल्ड का लाभ भी लोगों को मिल पाएगा। देवेंद्र यादव ने कहा कि ईडी ने खुद बोला है कि देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन कार्रवाई की जाएगी। कानून की लड़ाई है, मैं कानून से लड़ूंगा। मेरे खिलाफ खूब माहौल बनाया गया है। 23 सितंबर को लेकर कहा गया कि देवेंद्र का सब खत्म हो गया। अब 25 अक्टूबर की डेट आ रही है। ईडी के जरिए ये भय पैदा करना चाहते हैं। जनता देख रही है। भिलाई की जनता बहुत जागरूक है। जनता ही भाजपा और ईडी को जवाब देगी। ईडी एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा आनंद बीजेपी उठा रही है और छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में उठा रही है। ईडी के माध्यम से अब क्या है, पहले विंग्स होती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई ये युवा मोर्चा है, ये महिला मोर्चा है। अब इनकी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा या पार्टी तो दिखती नहीं है। इनका विंग है ईडी, सीबीआई, आईटी। बस बना रहे हैं दबाव, डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो सामने खड़े हैं, पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कलेक्टर ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जिले के सभी मतदाता केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित मतदाता सूची अनुसार जिले में 6,58,593 मतदाता हैं। इनमें 3,31,143 पुरुष मतदाता, 3,27,446 महिला मतदाता है। वहीं थर्ड जेंडर के 4 मतदाता हैं। निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण बाद जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के 32,205 मतदाता बढ़े हैं। इनमें 17,984 युवक मतदाता और 14,221 युवती मतदाता हैं। बैठक में बताया गया कि आम जनता मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय, जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित जनपद में भी सूचना पटल पर चस्पा कराया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जिले में विधानसभा क्षेत्रों में कुल 867 मतदान केंद्र हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 68 साझा के क्रमों 202 से 302 तक कुल 101 मतदाता केंद्र दुर्ग जिले में शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा बेमेतरा के मतदान केंद्रों में 197 से 218 तक कुल 22 मतदान केंद्र दुर्ग जिले में शामिल हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा की सूचना पटल में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अर्थात अनुभागीय अधिकारी राजस्व के सूचना पटल में और तहसीलदार अर्थात सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सूचना पटल में, इसके साथ ही जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र में आज प्रकाशन किया गया है। सभी मान्यता प्राप्त और प्रदेश के राजनीतिक दलों की आज बैठक बुलाई गई थी। उनको आज मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज पे। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह बुधवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में 4 विधानसभा के 840 मतदान केंद्र हैं, जिसके 6,95,683 मतदाता हैं हमारे ज़िले में, जो राजनांदगांव ज़िले में है। और अगर हम विधानसभा वार बात करें, 4 विधानसभा हमारे यहाँ हैं, जिसके कुछ मतदाता हमारे बगल के ज़िले में भी हैं, खैरागढ़ और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में। वहाँ पे 8,14,956 विधानसभा वार अगर हम देखते हैं तो इतने मतदाता हैं और 1,006 मतदान केंद्र हैं, जिसका कि आज प्रकाशन किया गया सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यालयों में, ताकि लोग देख सके और जो आवश्यक जानकारी है वो प्राप्त कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 173 मतदान केंद्र हैं, वहीं राजनांदगांव विधानसभा में 223 मतदान केंद्र, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 252 मतदान केंद्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालकों ने आज राजनांदगांव कलेक्टरेट कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पालकों ने एकलव्य आवासीय विद्यालय में स्थायी प्रचार की नियुक्ति सहित विद्यालय में अवस्था के आलम को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालक गणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था का आलम है। यहाँ स्थायी प्रचार की नियुक्ति नहीं होने से बेतरतीब व्यवस्था में विद्यालय का संचालन हो रहा है और प्रभारी के भरोसे पूरी जिम्मेदारी है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के पालक संघ अध्यक्ष रमेश हिड़ामे ने कहा कि बीते वर्ष से हम यहाँ स्थायी प्राचार्य की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ स्थायी प्राचार्य को नियुक्त नहीं किया गया है। वहीं विद्यालय में खान पान की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। और पालक श्रीमती यशोदा तारम ने बताया कि आदिवासी बच्चों के लिए संचालित यह एकलव्य विद्यालय में टेंडर प्रथा खत्म करनी चाहिए। लोग एकलव्य विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के सभी पदाधिकारी और पालक गण लोग हैं और हम लोग पिछले साल से स्थायी प्राचार्य की मांग वहां कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि स्थायी प्राचार्य वहां हो जाएगा तो उनका रहना बसना चालू होगा और वहां की अनुशासन व्यवस्था बनी रहेगी। चूँकि वहाँ अव्यवस्था शुरू से बनी हुई है, इसे लेकर के आज हमारे साथ हमारे बच्चे भी आने वाले थे, लेकिन उन बच्चों को बाहर आने से रोक दिया गया है, गेट में ताला लगा दिया गया है। बच्चों का भी कहना ये है कि हमको स्थायी प्राचार्य मिल जाए और खान पान में जो
अव्यवस्था है वो अव्यवस्था सुधर जाए, बस इसी मांग को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव अनवरत धरना प्रदर्शन रहेगा। फिर भी यदि नहीं सुनते हैं तो हम लोग चक्का जाम की स्थिति में भी पूरे आदिवासी क्षेत्र के लोग आकर के चक्का जाम में भी भाग ले सकते हैं। बच्चे लोग तो आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है जानबूझ करके, जैसे आज गेट में ताला लगा दिया वैसे गेट में ताला लगा करके उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। एकलव्य विद्यालय में बहुत सी कमियां हैं वैसे तो बोला जाए तो, लेकिन हमारी सबसे पहले मांग यही रहेगी कि वहाँ स्थायी प्राचार्य चाहिए, प्रभारी नहीं। उस टाइम हम धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें हमें डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी प्राचार्य करके नियुक्त कर दिए और व्यवस्था आज की जैसी की तैसी है, कोई भी सुधार नहीं आया। तो इसलिए हमें सबसे पहली मांग तो हमारी रहेगी वहाँ स्थायी प्राचार्य, और दूसरी मांग रहेगी हमारी कि वह टीचर की कमी है, टीचर चाहिए। और तीसरी मांग रहेगी हमारी नीट की कोचिंग बोल रहे हैं, नीट की कोचिंग। और चौथी रहेगी टेंडर प्रथा बंद। उसमें क्या है, तेल साबुन से लेकर खाने पीने की व्यवस्था हर चीज़ खराब है। हमारे बच्चों को समय पे यूनिफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म दे तो टाई और बेल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। अगर यूनिफॉर्म दे रहे हैं तो टाई और बेल्ट दोनों देना चाहिए, तो वो नहीं दिया जा रहा है। तेल साबुन नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ काफ़ी पेन भी अच्छे सुविधा नहीं है लिखने पढ़ने के लिए। और बच्चों को पूछा जाए तो अभी तक एक भी नोट्स कंप्लीट नहीं है, और क्योंकि बुक्स ही नहीं दिए गए तो नोट्स कहाँ कंप्लीट होंगे भाई। यूनिफॉर्म दिए गए हैं, टेक सूट नहीं दिए गए, अभी तक यूनिफॉर्म दिया गया तो उसमें टाई बेल्ट नहीं दिया गया, मतलब आधा दिए गए हैं। अब इसकी शिकायत कलेक्टर से, क्या प्रभारी प्राचार्य तो कलेक्टर ही खुद है, तो उनको ये सब देखना चाहिए ना भाई। हम ये चाह रहे हैं कि हमें स्थायी प्राचार्य चाहिए। आदिवासी बच्चों की बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां मानपुर मोहल्ला क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन लगातार पालक इस विद्यालय में अव्यवस्था को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पालक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि यहाँ जल्द से जल्द स्थायी प्रचार के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करना चाहिए, वहीं नीट की कोचिंग भी शुरू करनी चाहिए। पालकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक बच्चों को पुस्तकें भी नहीं दी गई है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान पालक संघ ने कहा कि अगर सारी अवस्था ठीक नहीं की गई तो चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि किसानों के खातों में सालाना डलवा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में पंजीकृत और सत्यापित किसानों के खातों में ही यह राशि पहुंच रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ ऐसे किसान हैं जिन्हें भूपेश सरकार द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में डलवा रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो पंजीकृत किसान हैं, जिनकी संख्या है 25,58,000, उनको पंजीकृत तो है लेकिन सत्यापित नहीं किया गया है। सत्यापित सिर्फ है 10,63,512 किसान, जिनको ये लाभ मिल रहा है, और बाकियों को लाभ इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भूपेश सरकार ने उसे सत्यापित नहीं किया है। और ये राजनीति के चलते नहीं किया है, राजनीति के चलते हुए उनका हक खाया जा रहा है, राजनीति के चलते हुए प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट लाभ न मिले, इस वजह से उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है और सत्यापित भी नहीं किया जा रहा है। मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा और गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना सत्यापित करवाएं और उसके बाद ये किसान सम्मान निधि अपने खाते में डलवाएं। चूंकि ये कुत्सित राजनीति, ये राजनीति की बहुत ही निचला स्तर है, जिसके कारण भूपेश सरकार ये सत्यापन नहीं करा रही है। और दूसरा एक और खेल चल रहा है कि लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 27,000 ऐसे खाते हैं जो फर्जी अकाउंट से, उनके अकाउंट से 6,000 रुपए निकलवाया जा रहा है। तो ये किसान भाइयों से ये आग्रह है कि आप अपना सत्यापन करवाएं और जो सत्यापित हो चुके हैं वो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।